देखने वाले हैं। कह रहा है अगला सवाल कह रहा है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट। फिर से आ गया असर्शन एंड रीजन। ये दूसरा सवाल है, इसके पहले एक सवाल और देख लिए थे। कह रहा है कि स्थल प्राणियों की तुलना में, ठीक है, स्थल प्राणियों की तुलना में जलीय जीव जो होते हैं उनका क्या ब्रीथिंग रेट स्लो होता है, ये कह रहा है। और फिर रीजन सुनिए, पहले असर्शन पे अभी रुक जाइए, सवाल नहीं करना, फिर रीजन देखिए। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट, क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन अफेक्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जलीय जीव जो होते हैं इफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग पे इफेक्ट करता है डिजोल्व ऑफ लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन होता है वाटर में। क्या बताओ, लार्ज अमाउंट में होता है? नहीं, लार्ज अमाउंट में वाटर में कहाँ से आ जाएगा ऑक्सीजन, इसलिए तो उसके पास गलफड़ा होता है, वो सेव करके रखता है ऑक्सीजन को। कभी कभी देखते हैं वाटर ऊपर आता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेने के लिए। अगर आप वाटर को पॉल्यूट कर देते हो तो कभी कभी मछलियाँ जो है मरने लगती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आर इज फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल हो गया, ये ट्रू हो गया। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ है एंड ट्रू, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफिनीशन यानी कि पूरा अच्छे से डिटेल से बताया गया। कह रहा है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल जनरली फास्टर नोट स्लोअर, सही बात है, कंपेयर टू लैंड एनिमल, वो सब का ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है हम सब की अपेक्षा, हम सब लैंड एनिमल्स हो गए ना। दिस इज बिकॉज किसके कारण होता है, क्योंकि यह कंटेन लेस डिजोल्व ऑक्सीजन दैन एयर, यानी कि ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है हवा से ज़्यादा यानी कि सुरक्षित अच्छा से होता है, क्योंकि वाटर में जो जल है अच्छा है हवा की तुलना में, इसलिए जो होता है एक्वेटिक एनिमल नीड ब्रेथ मोर फ्रिक्वेंटली टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन एंड दे नीड, ये समझ में आ गया। अब डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर लोअर दैन ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में इतना सारा ऑक्सीजन है, वाटर में उतना कहाँ से हो जाएगा, तो ये भी इसलिए ये सही था। अब अच्छा फिर से आ गया, ये तीसरा असर्शन है, रीजन है, देख रहे हो, दो सवाल हमने कर रखा, ये तीसरा है। इज द सेलिंग ऑफ सिनेमा हॉल कंसर्ट हॉल आर जनरली इन कर्व्ड। आप लोगों ने जब हमारा सीरीज हार्ड क्वेश्चन सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें एक कराया गया था, कह रहा है कि सिनेमा हॉल की छत जो होता है कर्व्ड किस क्यों होता है, कर्व्ड टाइप के क्यों होता है, इस तरह से क्यों होता है। रिजल्ट कह रहा है साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ए कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, तो ये सही है ना। कंसर्ट में देखेंगे आप, बड़े बड़े कंसर्ट में छत इस तरह से कर्व्ड रहता है, सिनेमा हॉल में भी गए होंगे तो कर्व्ड रहता है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट करे साउंड, बाहर में नहीं जाए। जब फिल्म आप देखें तो वहाँ जो है आपको अच्छे से रिफ्लेक्ट करके प्रतिध्वनि जो है आप तक पहुँचाए, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल यहाँ पे अच्छे से समझा दिया गया है, आपको पीपीटी में मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल कर रहा है, अगला सवाल करने से पहले ये हो गया ना, इसका डिस्क्रिप्शन था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, मतलब कह रहा है इनमें से कौन सा कारण नहीं है जब आप एक्सेसिव मतलब क्या होता है ज़्यादा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज करते हो, तो इसमें से कौन सा जो है कॉज ऑफ इफेक्ट नहीं है, इतना समझ लीजिए। तो इट्रोफिशियंस इसे क्या कहते हैं, सुपोषण, क्या कहते हैं, सुपोषण। कह रहा बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन, क्या हो जाएगा, जैव आवर्धन। अब कह रहा सॉइल इरोशन सभी को मृदा अपरदन, क्या ना, मृदा अपरदन। न्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रीकरण, क्या होता है, नाइट्रीकरण। अच्छा कह रहा है कि नोट कॉज ड्यू टू यानी कि उर्वरक एवं कीटनाशक के अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है, तो सुपोषण होता है। बायोमैग्निफिकेशन, सुपोषण समझते हो, कुपोषण सुपोषण,
समझ रहे हो। मृदा अपर्दन इससे नहीं होता है, ठीक है। नोट काउज ड्यू टू, तो मृदा अपर्दन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नाइट्रीकरण तो होता ही है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। बायोमैग्निफिकेशन भी होता है, एट्रोफिक सुपोषण भी होता है। यहाँ पे सारा समझा दिया गया। यानी कि यूट्रोफिकेशन क्या हो गया, जब एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ एल्गी एंड डिप्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। ठीक है। फिर बायोमैग्निफिकेशन से इसी प्रकार से है, जब पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज करेंगे तो ऑर्गेनाइज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म टू ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल, बायो लेवल समझते हो, फूड चेन समझते होगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर है ना, फर्स्ट प्राइमर प्रोड्यूसर कंज्यूमर तृतीय होता है। तो लीडिंग टू हायर कंसंट्रेशन इनटू टॉप प्रेडिक्टर्स। नाइट्रिफिकेशन ये क्या होता है, बैक्टीरियल कन्वर्ट होता है एमोनियम इनटू नाइट्रेट्स। सॉइल इरोजन ये रिमूवल टेप सॉइल बाय विंड और वाटर है ना, ये हानि नहीं करता है, तो इफेक्ट नहीं होता है। अब कह रहा है आयन ओडोमीटर इन कार मीजर, तो जो ओडोमीटर आप बाइक दिखाते, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, उसमें कितना सारा आपने डिस्टेंस कवर किया अभी तक, जब से गाड़ी लिए हैं अभी तक कितना है इसमें, हाँ आपने कितना किलोमीटर चला रखा है, यही होता है ओडोमीटर। अब ओडोमीटर ये क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, या फिर बाइक लिख सकते हो, बाइक में भी होगा, ठीक है। यानी कि कुछ भी, यानी कि ट्रक भी लिख सकते हो, बस भी लिख सकते हो, टेम्पो भी लिख सकते हो, ठीक है, कार ही नहीं है। चलिए अगला सवाल, ये ओडोमीटर फंक्शन इन कार, जिस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल, यही है हमने समझाया जो। आ जाइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। अच्छा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी एवं सीधा, ये तो कॉन्वेक्स में होता है, कॉनकेव में इन्वर्टेड होता था, तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ये कॉनकेव हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड कॉनकेव हो गया। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या हो जाएगा, कन्वेक्स, ये भी हो जाएगा कन्वेक्स। लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट में एक जो होता है कॉनकेव में भी होता है, और कब होता है, वस्तु बहुत ही छोट हो जावत है, जब आप फोकस पे रखते हो, तो ये तो डिमिनिश्ड करा साइज ऑफ इमेज, तो ये तो कॉनकेव ही होगा ना भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे कट गया है शायद, यहाँ पे है ना, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन है। तो पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट प्लेन मिरर तो हटा ही दीजिए, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकता है सेम आइज सब ऑब्जेक्ट है ना, अगर यही कहता कि छोटा हो जा रहा है, यानी कि वस्तु से छोटा है ना, डिमिनिश्ड, तो यहाँ पे कॉनकेव हो जाएगा। लेकिन साइज ऑफ इमेज हम लोग पढ़ना भूल गए थे, सेम आइज ऑब्जेक्ट, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो अब जितना हो उतना दिखाई देता है ना, और जितनी दूरी पर हो मिरर के उतनी दूरी पर ही प्लेन मिरर में बनता है। तो प्लेन मिरर कौन कौन है, कनकेव काट देंगे, कन्वेक्स काट देंगे। अब ऑप्शन ए ये और ये हो गया। चलिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन कह रहा है साइज ऑफ इमेज सेम आइज ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो सेम आइज ऑब्जेक्ट कब होता है, जब वो कनकेव में सी पे रखते हैं है ना, कर्वेचर पे रखते हैं, तो ये सेम आइज ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उल्टा होता है। रियल एंड इन्वर्टेड हमने पढ़ा था, सी यहाँ पे एफ होता है, तो सी पर यदि वस्तु रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वस्तु उल्टा बनता है लेकिन समान बनता है, तो ये कनकेव हो जाएगा। तो ये कनकेव इसमें भी दिया है, ठीक है, कनकेव इसमें दिया है, इसमें भी दिया है। अब कह रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन इनलार्ज्ड दे दिया है। अब इनलार्ज्ड दे दिया है तो कॉन्वेक्स में तो छोटा होता है ना, इनलार्ज्ड किस में होता है, कॉनकेव में होता है। कब कॉनकेव में इनलार्ज होता है, जब फोकस पे रखेंगे वस्तु, ये सेंटर एंड एफ के बीच में आगे जाएगा, तो यहाँ पे इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट ये कॉन्वेक्स में होता है, ठीक है। हाँ ऑप्शन ही हो जाएगा ये। अगला सवाल, टाइप्स ऑफ मिरर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कॉनकेव मिरर में फ्रॉम रियल इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल, सीधा होता है, जितना साइज है उतना बराबर होता है, सेम आइज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है भाई। सबको समझ में आ गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया। कह रहा है
3 आइडेंटिकल होल्स किया गया डिफरेंट लेवल तक। कहाँ? प्लास्टिक बोतल में। अच्छा, आप एक प्लास्टिक बोतल ले लीजिए, ये हो गया प्लास्टिक बोतल, ठीक है। अगर इसमें आप वाटर डाल दिए, वाटर की मात्रा कितना कर रहा है? हाँ, द बोतल इज फिल्ड विथ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल्स। यानी कि 3 गो छेद किया गया बोतल में, प्लास्टिक बोतल में, फिर वाटर को भर दिया गया है ना, वाटर को पानी बोतल को वाटर से भर दिया गया है। और ये जो है छिद्र कैसे किया गया है? लेवल इट्स हाइट, यानी कि अप ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है कि ऑप्शन देखिए, वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विथ ग्रेटेस्ट फोर्स, यानी कि सबसे नीचे में अगर छेद जिसमें किए हैं, छिद्र बनाया गया, उससे प्रेशर ज़्यादा पानी गिरेगा। ये तो सही है, इसका प्रेशर यहाँ गिरेगा पानी, इसका प्रेशर यहाँ गिरेगा। तो किसका है ज़्यादा? नीचे वाला का, तो लोएस्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल कम्स विद ग्रेटेस्ट फोर्स, ये तो गलत हो जाएगा। पहले ऊंचे वाला से ज़्यादा ग्रेटेस्ट ज़्यादा फोर्स में गिरेगा पानी, नहीं। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद इक्वल फोर्स, ये भी कहना गलत है। वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल फॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस, हाँ ये तो सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ये तो गलत है, ऊपर वाले से ज़्यादा मैक्सिमम हाइट कर रहा है, नहीं। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कह रहा है, वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट सेम डिस्टेंस, गलत। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए एंड डी। ए एंड डी कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? ए एंड डी हमारा आंसर हो गया है। अब अगला सवाल चलता हूँ। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिस्टिक प्रेशर के बारे में बताया गया है, यहाँ पे समझा दिया गया है। देखिए कि जब वाटर फ्रॉम लोएस्ट एंड हाईएस्ट कम्स ब्रीथ ग्रेटेस्ट, ये फॉर्मूला इसका स्टेटस होता है भी। अब कह रहा है द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन द, अच्छा जब कैंडल जलाइए, ऐसे कैंडल जला दिए, वहाँ पे यहाँ पे फ्लेम जल रहा है, फ्लेम है, तो नेचर ऑफ कम्बेशन इन सम चांसेस कह रहा है कि एक सेकेंड, द कलर ऑफ डिपेंड्स ऑन, यानी कि उसका कलर, फ्लेम का कलर किस पे डिपेंड करेगा, ये कह रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, समझे? कह रहा है नेचर ऑफ कम्बसल सब्सटेंसेस, हाँ ये तो सब्सटेंसेस के नेचर पे डिपेंड तो करता ही है। जिसे आप कोई पदार्थ को जलाएंगे, ऑब्जेक्ट को, तो अलग अलग उसका कलर होता है। पॉलिथीन जलाइए, उसका अलग कलर, लकड़ी का अलग, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो डिपेंड तो करता है। ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा, ऑक्सीजन सप्लाई पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, ऐसा कहना गलत है। तापमान जो है आसपास के तापमान पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये परिवेश के तापमान पे डिपेंड नहीं करता, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए एंड बी हो गया। इस पे यहाँ पे बताया गया है, बहुत ही अच्छे से आप एक बार जरूर विजिट करें पीपीटी। कह रहा है सुनीता, अब सुनीता आ गई। अब सुनीता को कहा जा रहा है ठंडे जल, पोटेशियम मेटल इन बीकर, कोल्ड वाटर, एंड नोट्स डाउन द ऑब्जर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। सुनीता ने एक ड्रॉप पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन ए बीकर ऑफ कोल्ड वाटर, एक ठंडे वाटर में पोटेशियम, धातु के पोटेशियम के एक टुकड़ा डाल दिया, मतलब पोटेशियम है उसका एक टुकड़ा कोल्ड वाटर में डाल दिया। अब वो प्रैक्टिकल कर रही, अब कॉपी पे नोट्स करना चाह रही है, तो क्या क्या नोट्स करेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट, तो वो क्या नोट नहीं करेगी, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस H2O, कोई भी सब्सटेंसेस अगर जलता है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जब हवा यानी कि भाप बन रहा है तो देगा ही। पॉप साउंड होता है, पॉप साउंड सुनाई देता है, आप जब रिएक्ट कराइएगा तो पॉप साउंड सुनाई देता है। पोटेशियम रिएक्ट वॉलेंटली विथ वाटर, करा पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया, प्रचंड रूप समझते हो, धड़ाक से, ऐसे धड़ाक से, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो प्रचंड रूप से प्रक्रिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पर नोट तो इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक हमने बताया था।
ये एंडोथर्मिक क्या हो गया, उष्मा शोषी, एक्सोथर्मी उष्मा छेपी। तो एक्सोथर्मी ने हो जाएगा जी, ये भाप दे रहा है, भाप ले रहा है नहीं, ठीक है, तो एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है भाई, आया बात समझ में। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन भेन पोटेशियम, आहा वही है, वही जो हमने समझाया, जब पोटेशियम रिएक्ट करेगा वाटर में तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस देगा ही भाई लोग, ठीक है, और पॉप साउंड तो देगा ही, द हाइड्रोजन गैस विल क्रिएट ए पॉपिंग साउंड। अब वायलेंट रिएक्शन देगा ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का फॉर्मूला है 2KH2O प्लस KOH प्लस H2O फिर हीट। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं सवाल है, 2-3 सवाल और हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा देर रुक जाइए। ये सवाल रहा, 2 स्पर्म ए मैन फ्यूज विथ 2 एग्स ऑफ ए वुमेन। कह रहा है कि पुष्प के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वा डैश होते हैं। मतलब पुरुष के 2 शुक्राणु और स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, मतलब पुरुष के 2 शुक्राणु स्पर्म, पुरुष के 2 अंडों, स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलने पर बनने वाला जुड़वा क्या हो सकते हैं? ऑलवेज कॉन्जॉइंट, आइडेंटिकल, मे बी आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल, या फिर माता या फिर भ्राता, फ्रैटर्नल मीन्स भ्राता, मे बी आइडेंटिकल समरूप और भ्रातकल। तो यहाँ पे 2 स्पर्म कह रहा है, ठीक है, और 2 एग कह रहा है, तो ये फ्रैटर्नल यानी कि भ्रातृ जुड़वा होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अलग अलग, जैसे जुड़वा कब कहलाया, जब एक सिंगल सेल में यानी कि मैन ऑफ स्पर्म, एक स्पर्म और एक एग में गया, वहाँ से ये 2 बच्चे पैदा हुए, जुड़वा हुए, तो उसे एक जैसे जुड़वा करते हैं, यानी कि दोनों DNA अनुवांशिकी साझा करते हैं, यानी कि वो पलटेगा तो ये भी पलटेगा, जैसे जुड़वा फिल्म में उस तरह से, उसको दर्द होगा तो उसको, और एक जुड़वा अलग होता है, ठीक है, उसका फेस सेम होता है लेकिन हरकतें अलग अलग होती है। तो ये होता है 2 एग्स ऑफ ए वुमेन और स्पर्म ऑफ ए मैन फ्यूज, यानी कि 2 स्पर्म और 2 एग्स ऑफ वुमेन, तो तब होता है ये फ्रैटर्नल। ठीक है, आज समझ में आ गया बच्चे को, ये देखिए यहाँ पे समझाया गया है। अब अगला सवाल फिर से आ गया स्टेटमेंट, देख रहे हो, चौथा सवाल कराना 5वां लगता है। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक इन रिएक्शन, तो ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक यानी कि उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, जब भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता है तो उष्मा शोषी होता है। अब रिस्पिरेशन, श्वसन, श्वसन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देख रहे हो, आप देखो सवाल में ही जवाब है, सवाल में ही जवाब है, सवाल में ही जवाब है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक सही है, रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक सही, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। हाँ ये देखिए यहाँ पे समझाया गया भाई लोग। अब लगता है खत्म हो गया है ना, हम लोगों ने आई थिंक 20 सवाल कर लिए, तो 30 होता है, 30 सवाल तो होता ही है ना। सीटेट में पेपर 2 का बात कर रहा हूँ, तो उसमें 20 होते हैं साइंस, 10 होते हैं CDP, तो 20 सवाल हमने यूँ ही कर लिया, ठीक है, लगभग 37 मिनट में। तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके कैसा लगा वीडियो कैसा लगा, आप शेयर जरूर कीजिए, और प्लेलिस्ट चेक कर दीजिए, प्लेलिस्ट का और क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट का साथ साथ पेडागोजी का, साइटेड साइंस का भी और साइटेड साइंस मैथ का भी। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? संरक्षण, रेन हार्वेस्टिंग यानी कि जल बचाव, तो भूजल का संरक्षण करता है। इट कंजर्व ग्राउंड वाटर, यह भूजल, लैंड वाटर समझते हो, का संरक्षण करता है। वर्षा जल, अगर वर्षा पड़ा तो यह भूजल यानी कि जो भी पृथ्वी पे भूजल है उसको बचाए रखता है ना, बाष्पोत्सर्जित नहीं करने देता। ये सही है, सही पूछा है ना। यह स्थानीय अपप्लावन को कम करता है। इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग। इट क्रिएट, प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही नहीं, रेन हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो ये गलत है। अब इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन यानी कि फसलों की पटवन के लिए है ना, फसलों की सिंचाई के लिए इसका तो यूज होता ही है। यह स्थानीय अपप्लावन यानी कि ये लोकल फ्लडिंग को कम करता है। सही बात है, जल संरक्षण, कहीं कहीं पे बांध बना देते हैं, बाढ़ देते हैं,
ठीक है। तो ये संरक्षण कर रहे हैं वाटर का, तो फ्लड से भी आपको कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। आई बात समझ में? तो ये तो सही है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर ए सी ए बी एंड डी, तो हमारा आंसर ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, सारा को समझ में आ गया? अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को जो है हाँ कम में देख सकते हो ना। अगला सवाल चलता हूँ, ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से कारक यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फॉलो ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। कह रहा है कि कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों की उत्पत्ति एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं। अब समझ में आया सवाल? समझ में आया तो आपने सवाल कर लिया होगा, मुझे पता है। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि फ्लो ऑफ वाइंड्स ऑन द अर्थ, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फैक्ट्स कारक पृथ्वी पर पवनों की उत्पत्ति, समझते हो, जैसे आंधी तूफान, पवनों की उत्पत्ति एवं बहाव के लिए, तो कौन कौन से ऐसे किस कारण से आता है? तो पृथ्वी की अनियमित तापन और नियमित महासागरों के अनियमित तापन पे होता है। तो हमारा आंसर ये दोनों हो जाएगा। बीच की दूरी में इसे कोई फर्क, बीच पृथ्वी के बीच की दूरी और सूर्य के बीच की दूरी क्या लेना देना है, इसे नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल से भी नहीं है। तो हमारा आंसर ए और बी हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? और यहाँ पे हमने इसका डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या कर रहा है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन वाले सवाल 2 या 3 आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, असर्शन रीजन अगर आप आ रहा है तो बना लीजिए, अच्छी बात है, नहीं तो स्किप कर दीजिए। ये टाइम आपका लग सकता है, टाइम लगेगा तो आप जो है अगला सवाल जो इजीली बन सकता है उसे आप स्किप कर सकते हो, यानी कि वो छूट जाएगा टाइम के वजह से। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड ऑफ कह रहा है कि एक तापदित बल्ब, ठीक है, यानी कि बल्ब है उसमें फिलामेंट है, तो फिलामेंट सभी को पता है टंगस्टन का बना होता है। अब रीजन इसका कह रहा है कि टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है, या फिर टंगस्टन का हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आपको ऑप्शन बताना है। तो फिलामेंट इंसिडेंट बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, सभी को पता है टंगस्टन का बना होता है, सही है। लेकिन टंगस्टन हाइस लो रेसिस्टेंट रहेगा। मान ले बल्ब डायरेक्ट आया, लाइन बिजली आया, इलेक्ट्रिक करंट आया, इलेक्ट्रिक करंट ऐसा मात्र एम्पियर है ना। अगर उसमें करंट आया तो लो रेसिस्टेंट रहेगा, तो अति जल जाएगा ना, यानी सामने वाले जो भी सीरीज किए रहेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो टंगस्टन का कि ये, तो टंगस्टन का यहाँ पे हाई रेसिस्टेंट होना बहुत ही हाँ अति आवश्यक है। ये तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा ही। अगर हाई रेसिस्टेंट है, विद्युत वहाँ से क्रॉस कर गया, तो अगर कहीं पे दिक्कत आया तो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई रहेगा, तभी तो हो सकता है ना। ठीक है, ऐसे ब्लास्ट करके आपको आवाज़ हानि क्षति पहुंचा सकता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो वो 3200 अगर इसका टंगस्टन का देखिए तो 3222 डिग्री सेल्सियस तक सहन करने की ताकत होती है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। तो ये कह सकते हैं कि ये ट्रू आर इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हाई रेसिस्टेंट होना चाहिए था। यहाँ पे आपके सामने ये रहा, इसका डायरेक्शन 3422 से 6192 फॉरेन, ये डिग्री सेल्सियस में हो गया, ये फॉरेन डिग्री हाइट में हो गया। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। यानी कि कह रहा है सॉरी कौन सा ताप के चालन के बारे में सही है। कंडक्शन, चालन, इंडक्शन देखे होंगे, कंडक्शन, संवहन। कंडक्शन जो ऐसे देखिए, कंडक्शन जैसे आग लहरा दिए, अब छड़ को आग में एसिड डालिए, 10 मिनट तक देखेंगे कि चालन के द्वारा, ये कंडक्शन हीट के कारण ही आपके हाथ जो है जलने लगेंगे। ये हो गया कंडक्शन। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन, यही होता है संवहन। चालन समझते हो, और एक हो गया कहाँ, संवहन। कंडक्शन चालन हो गया, संवहन हो गया जो पानी में देखते हैं, गर्म पानी में हाथ डालने पे जलता है, वो हो गया संवहन।
ठीक है। तो चालन, संवहन, ये सब कंडक्शन और हीट का ही जो टाइप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हाँ कह रहा है कि कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये ट्रू कह रहा है, नोट ट्रू बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कंडक्शन ऑफ हीट के तो गैस में तो थोड़ा सा हीट लगता है भाई। अब देखिए जैसे धुआं, नहीं छोड़िए धुआं नहीं, कोई एग्जाम्पल लीजिए ऐसा कि जिसमें हाथ डालने पे जलन हो, ठीक है। तो कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ऐसा कहना बारे में सही नहीं है, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड दैन लिक्विड। अभी छड़ का एग्जांपल दिए, तो लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में काम आता है कंडक्शन का, तो ये सही है। टू ऑब्जेक्ट रहेगा कॉन्टेक्ट इच अदर, टू ऑब्जेक्ट हुआ ना, ये छड़ हुआ, आपका हाथ हुआ, कंडक्ट नीचे आग है, ठीक है। तो ये टू ऑब्जेक्ट। ऑल मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू फॉलो थ्रू देम इन सेम वे, सबका जो है ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेराइटी होता है। अब रबड़ का देख लीजिए अलग, लोहे का देख लीजिए, प्लास्टिक का लकड़ी के जलन देख लीजिए, लकड़ी से लीजिएगा तो आपका हाथ नहीं जलेगा। ये ऑल मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू अलाउ थ्रू देम इन सेम वे, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, डिस्क्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, मानव परिसंचरण तंत्र। अब ये कौन सा जो है ऑप्शन में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाएंगे। कह रहा है कि कौन से कैरेक्टराइज जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें होता है क्लोज्ड डबल सर्कुलेशन, क्लोज्ड होता है लेकिन द्विक संचारी होता है, ठीक है, यानी कि समृद्ध द्विक संचारी, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे सारा जो है डिफाइन कर दिया गया है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेशन होता है, जिसमें ब्लड जो होता है इनक्लोज्ड होता है किसके, वेसल्स, एंड पंप्ड करता है किससे, बॉडी टू हार्ट, किससे करता है, बॉडी टू हार्ट में करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम क्या करता है, मोर इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या क्या, न्यूट्रिशन, गैस एंड वेस्टेज कंपेयर्ड, वेस्ट समझते हो, वेस्ट जो मतलब जिसकी फिर शरीर में जरूरत ना हो, ठीक है। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देयर ब्लड इज नॉट क्लेज्ड इन वेसल्स। अब डबल सर्कुलेशन के क्या होता है, ये पासेस थ्रू दोबारा ट्विस्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेट ऑफ द बॉडी। अब बॉडी से हट गया, हार्ट से बॉडी जाता है, ये डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, सॉरी, ठीक है, ये दोनों होता है। अब जिसमें होता है वुमेन्स हैव टू सेपरेट लूप्स इन देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बिटवीन जो किसके होता है, हार्ट एंड लंग्स में होता है ना, जिसमें सिस्टमेटिक ढंग से जो है अंदर ब्लड जो है सारा बॉडी को पहुंचाता है, ठीक है। अब ये इफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड सप्लाई ऑक्सीजनेट ब्लड टू द टिश्यू, ऊतकों को प्रोवाइड करता है। ये हो गया डबल सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे सारा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरीज, ब्लड ऑफ लंग्स, सारा जो सही से सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि ये रेड वाले जो है हाई इन ऑक्सीजन और ब्लड लो इन ऑक्सीजन, ब्लू वाले ब्लड लो इन ऑक्सीजन, रेड वाले हाई इन ऑक्सीजन।